हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी 71वीं बीपीएससी की तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नचिटेक गुरुकुलम में, जहां पर आप मेरे साथ यानी शाइस्ता के साथ आप अपनी हिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसे कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वह है 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये टॉपिक आप इससे समझ सकते हैं कि यह जो है 19वीं सेंचुरी की बात हो रही है, यानी कि जब अंग्रेज जो है उन्होंने मुगलों को रिप्लेस किया और भारत के राजनीतिक सत्ता को जो है हासिल कर लिया, तो किस तरह से उन्होंने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्पेशली जो समाज था उसको किस तरह से इन लोगों ने प्रभावित किया। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाई थी, जैसे कि प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध होने के बाद जब ब्रिटिश पावरफुल होते हैं तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। उसके अलावा मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि शिक्षा का जो उन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और भारत में अंग्रेजों का आना एक तरह से पाश्चात्य शिक्षा का आना भी था, और पाश्चात्य शिक्षा के आने के साथ ही पाश्चात्य विचारकों को जानने का भारतीयों को मौका मिला, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी बातों का जिक्र था, जिससे भारत का बौद्धिक वर्ग जो है वह काफी प्रभावित हुआ। और हम देखते हैं यही जो भारत का बौद्धिक वर्ग था जो प्रभावित हुआ, उसने जो है भारत में 19वीं सेंचुरी में जो है जो हमारा समाज है उसमें एक बड़ा हस्तक्षेप करता है। और स्पेशली ये हम धर्म सुधार, ये जो सुधार आप देख रहे हैं, ये सुधार आप दो तरीके से देखेंगे स्टूडेंट। ये देखते हैं आप एक सामाजिक क्षेत्र में, और दूसरा आप देखते हैं धार्मिक। हमारे समाज में इस समय जो पुरातन कुछ ऐसी पुरानी चीजें थी जिसकी वजह से हमारा समाज जो था बहुत जड़ हो चुका था, जैसे कि जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, अस्पृश्यता जो है वो अपने चरम पर थी। तो ये सारी चीजें जो थी, जैसे एजुकेशन को प्रमोट ना करना, औरतों के बीच में एजुकेशन नहीं लेके जाना, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमारा समाज लगातार क्या हो रहा था, हमारा समाज लगातार पिछड़ रहा था। और इस समय हमारे बुद्धिजीवियों ने, जो भारत के बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं, अब ये समय आ गया है कि हम क्या करें, हस्तक्षेप करें, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम भारतीय जो है हमेशा पिछड़ते जाएंगे। और इसलिए उन्होंने जो हमारी कुछ खामियां थी, कोई भी सोसाइटी होती है तो उसका कुछ प्लस होता है तो उसका कुछ माइनस भी होता है, तो उस माइनस पर इन लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, काम किया। और आप देखेंगे कि किस किस लोगों ने काम किया। यहाँ पे फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये राजा राम मोहन राय जी हैं। आपको मालूम है कि सती प्रथा को बैन कराने में इनकी बड़ी भूमिका थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे 1829 में। ये ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर जो हैं, इन्होंने पहले जो भारतीय विधवा थी, महिला जो होती थी, उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं थी, तो इनके हस्तक्षेप से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित होता है। तो इनका बड़ा योगदान था। आप सोच लीजिए एक लंबे समय तक जो है महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी समाज में। एक तरह से उनका एक तरह से बहिष्कार था, उनको सार्वजनिक जगह पे वो नहीं जा सकती थी और बहुत ही कठोर जीवन जीना पड़ता था। तो इस तरह से इन लोगों ने हस्तक्षेप किया। आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ज्योतिबा फुले। इन्होंने महिलाओं के एजुकेशन और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। और साथ ही आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या अलग तरीके से की। इन्होंने लोगों को समझाया कि जिस तरह से हमारे धर्म में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, खामियां आ गई हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। और इन्होंने हिंदू धर्म का जो एक्चुअल है, इन्होंने कहा कि हमें अपने उपनिषदों की तरफ जाना चाहिए। और इन्होंने भारत में उस हिंदूवाद को प्रमोट किया जिसमें हम देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना बड़ी प्रबल थी। तो अभी हम इन सभी की चीजों के बारे में जानेंगे। बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये रिफॉर्म हम समाज की तरफ भी देखेंगे और ये हम धार्मिक क्षेत्र में भी देखेंगे। धर्म में हम देखते हैं हिंदू धर्म में भी ये सुधार होते हैं, साथ ही मुस्लिम धर्म में भी ये सुधार होते हैं, पारसी धर्म में भी कई सारे सुधार प्रस्ताव जो है लाए जाते हैं। यही है 19वीं सेंचुरी का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जो समाज में और धार्मिक क्षेत्रों में जो ऐसी पुरातन चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, उसे क्या किया जाता है, उसे दूर करने का उपाय किया जाता है।
इन्हें आप जान रहे होंगे, इनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। इनका नाम है। और अगर हम भारत में एक तरह से देखिए जो जागरण होता है, स्पेशली इस चीज को समझिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, देखिए कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। हमारी सोसाइटी जो होती है वो एक बहुत ही रिजिड फॉर्म में होती है, क्योंकि उसके बिलीव, जो उसके विश्वास हैं, एक लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो आप उसे बहुत जल्दी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस तरह के सुधारक हैं, उन्हें आप सोच रहे होंगे कि उन्हें उस टाइम पर काफी ख्याति मिली होगी या फिर वो बड़ा अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। इन लोगों के स्ट्रगल के कारण ही आज हम लोग यहाँ पर इतने सुकून से हैं स्टूडेंट। और रही बात राजा राम मोहन राय की, तो इनको जो है भारतीय रेनेसा, यानी भारत में जो पुनर्जागरण हुआ, एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको कई बार पुनर्जागरण की भी उपमा दी गई है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। फिर से जागना मतलब क्या? माना जाता है कि शुरुआत, प्रारंभिक अवस्था में जो है चीजें इतनी खराब नहीं थी, बीच के दौर में चीजें खराब हो गई। हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, और उसके बाद हम सब चीजों को जानेंगे और फिर क्या करेंगे? फिर से जाएंगे, फिर से अपने सोसाइटी में, अपने धर्म में जो भी चीजें गलत है उसके विरुद्ध क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे। तो राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो इनको माना जाता है कि जो 19th सेंचुरी में धार्मिक सुधार, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, उसमें यह एक तरह से पुनर्जागरण के अग्रणी नेता थे। इन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हुई थी स्टूडेंट। और हम देखते हैं इनको कई नामों से जाना जाता है। इनको कहा जाता है कि ये अतीत और भविष्य के मध्य क्या है? सेतु हैं, जो अतीत और भविष्य को जोड़ रहे हैं। साथ ही इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ये बहुत ही, हम लोग अपने इस एक जीवन में सोचते हैं कि हम एक काम नहीं कर पा रहे हैं, 3-4 काम मिल जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। मगर अगर आप राजा राम मोहन राय साहब को जानिएगा, उनके व्यक्तित्व को जानिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति में कितनी असीम संभावनाएं होती हैं कि वो कितना कुछ कर सकता है। राजा राम मोहन राय साहब की बात करें, इनका जन्म जो था बंगाल में हुआ स्टूडेंट, बंगाल में हुआ। और इनके पिताजी जो है अंग्रेजों के यहाँ पर दीवान थे। बाद में यह भी उनके यहाँ पे कार्यरत हुए, जिसकी वजह से इन्हें जो है वहां नौकरी मिली, राय की उपाधि मिली। यह कई सारी भाषाएं जानते थे, इन्हें कई सारी क्या आती थी? भाषा आती थी। यह अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, बंगाली में, हिब्रू में, मतलब अनगिनत भाषाएं जो है इन्हें आती थी स्टूडेंट। और इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने कुछ समय तक जो है अंग्रेजों के यहाँ नौकरी की थी, मैंने आपको बताया, इनके पिताजी की मृत्यु के बाद। और इन्होंने कोशिश की कि वहां पर नौकरी करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ स्टूडेंट, उनके साथ एक घटना घटती है राजा राम मोहन राय के परिवार में, इनकी फैमिली में। वह घटना घटी 1811 में। इनकी भाभी थी, दरअसल इनके भाई की मृत्यु हो गई। जब इनके भाई की मृत्यु हो गई तो इनकी भाभी को जबरन जो है क्या करवा दिया गया? सती करवा दिया गया। सती का मतलब क्या होता है? सती का मतलब होता है, माना जाता था उस समय कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को जीने का कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि उसका पति चला गया है, तो उसे क्या कर दिया जाए? उसे जिंदा ही पति की चिता पर जला दिया जाए। एक बहुत ही क्रूर अमानवीय रीति थी, जिसके खिलाफ में राजा राम मोहन राय ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि इन्होंने बड़े करीबी तौर पर जो है अपने परिवार में देखा था कि इनकी भाभी को सती होना पड़ा था, और जिसके कारण इन्होंने 1800 लगभग 17-18 से जो है इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इसके खिलाफ में आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। आप लोग बेसिकली राजा राम मोहन राय साहब को इसीलिए जानते हैं, और इन्हीं के प्रयास से हम देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। राजा राम मोहन राय साहब के प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे बेंटिक के समय पर क्या किया जाता है? 1829 में सती प्रथा को के खिलाफ में जो है
विधेयक पारित होता है और इसे बैन कर दिया जाता है। एक चीज आपको बता दूं, जब सती प्रथा के खिलाफ में विधेयक पारित किया गया था, जब इसे बैन किया गया था स्टूडेंट, तो पहले ये बंगाल में हुआ था, बाद में इसको मद्रास और मुंबई में भी लागू किया गया। तो इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ, इन्हीं के प्रयासों से हम देखते हैं कि सती प्रथा को क्या किया गया, भारत में बंद किया गया, जो कि बहुत दिनों से एक अमानवीय व्यवस्था थी भारत में। स्त्रियों का अगर आप कह दें, आप सोच के देखिए किसी स्त्री को अगर जिंदा जला दिया जाए तो कैसा लगेगा, जबकि उसकी इच्छा नहीं है। इच्छा रहे भी तो हम उसमें क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन उसकी इच्छा नहीं भी है तब भी उसे क्या कर दिया जा रहा है, उसे जला दिया जा रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं इनका बिलीव क्या था। अगर हम बात करें इनके बिलीव की, राजा राम मोहन राय साहब मानते थे कि राजा राम मोहन राय साहब ने बहुत सारी चीजों का, मैंने कहा था कि आप अगर सोच के देखें तो आप बिलीव करना आपके लिए बड़ा आसान नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में इतना काम कर सकता है, लेकिन राजा राम मोहन राय साहब ने ये सारी चीजें की थी स्टूडेंट। और अब हम बात करते हैं कि इन्होंने और क्या क्या चीजें की थी। मैंने आपको बताया कि ये कई सारी भाषाएं जानते थे और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह बेसिकली पटना वाराणसी में हुई थी और इन्होंने 1803 से लेकर 14 तक जो है कंपनी में काम किया था। इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और इन्होंने पाया ये जिंदगी भर जो है एकेश्वरवाद की यह एकेश्वरवादी विचारधारा में यकीन रखते थे। एकेश्वरवादी विचारधारा का मतलब क्या हुआ, एक ईश्वर की विचारधारा में यकीन रखते थे, यानी कि यह किसके विरुद्ध थे, यह मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे स्टूडेंट। मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, अवतारवाद को नहीं मानते थे, जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे और यह नहीं मानते थे। और क्या ये चाहते थे, यह चाहते थे कि विधवा पुनर्विवाह जो है विवाह हो, या बहुपत्नी प्रथा को भी नहीं मानते थे कि यानी एक पति की क्या हो, बहुपति नहीं बहुपत्नी होगा, एक पति की कई सारी क्या हो पत्नियां हो, तो यह बहुपत्नी प्रथा में भी यकीन नहीं करते थे। कौन नहीं करता था, राजा राम मोहन राय साहब। यह कहते थे कि एजुकेशन जो है वह अनिवार्य होना चाहिए। इसके साथ ही हम देखते हैं इन्होंने कहा कि जो बाल विवाह है, आपको मालूम है कि भारत में एक जमाने तक बाल विवाह का प्रचलन था, यह उस जमाने में राजा राम मोहन राय साहब क्या कह रहे हैं, बाल विवाह जो है उसके खिलाफ में है। तो ये बहुत सारी चीजें जो आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्या है, एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय साहब। और इन्होंने ही जो है, इसीलिए जो है हम देखते हैं इनको माना जाता है, यह मानते थे कि हमारा जो धर्म का अध्ययन है वह धर्म जो है हमें किसे फॉलो करना चाहिए, यह वेदांतवादी थे। इनको मानना था कि हम वेदांतवादी रहे, यानी कि इनका यकीन किस में था, उपनिषद में। उपनिषद क्या है स्टूडेंट, उपनिषद जो है 4 वेदों का जो है एक तरह से सार है, जो कि एक तरह से दार्शनिक हमें नजरिया देता है सोचने का, जो कि तार्किक है ना। और उसमें जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं या आपकी मान्यता है उससे ज्यादा क्या है, यह आध्यात्मिक चिंतन पर जो है फोकस करता है। यही कारण है कि यह जो है इन सब चीजों को मानते थे। इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट इन्होंने क्या क्या काम किए। अब इनके काम पे अगर हम आ जाएं तो इन्होंने 1809 में तोहफात उल मुवाहिदीन की रचना की। ये सब आप नोट करते जाएंगे। इसमें इन्होंने एकेश्वरवाद को क्या किया था, प्रमोट किया था। 1815 में एकेश्वरवादी अपनी सोच को प्रमोट करने के लिए ही इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। किसके लिए, ये सब जो है एकेश्वरवादी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए किया गया था।
इसके अलावा हम देखते हैं 1818 में जो है इन्होंने 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक ईसाई धर्म पर थी और इसका नाम था, इसका लंबा चौड़ा नाम है स्टूडेंट, इसका नाम था ईसा के नीति वचन और खुशहाली। तो माना जाता है कि जब इन्होंने ये किताब लिखी तो कई ईसाइयों को लगने लगा कि यह राजा राम मोहन राय साहब ईसाई हो गया और कई लोगों ने कोशिश भी किया कि नहीं ईसाई कर दें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। 1821 में इनकी तोहफातुल मुवाहिदीन आई थी, 1821 में नहीं, 1821 में जो है संवाद कौमुदी का इन्होंने प्रकाशन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके जो सती प्रथा के विरोध में जो आर्टिकल लिखे थे इन्होंने, सती प्रथा के विरोध में, वह इसमें प्रमुखता से छपे। माना जाता है आपकी जो संवाद कौमुदी है, इसका जो इन्होंने प्रकाशन किया, यह शायद भारतीयों द्वारा संपादित और उनके द्वारा प्रकाशित और संचालित क्या थी, यह पहली जो है अखबार थी स्टूडेंट, समाचार पत्र था, है ना। इसके अलावा इन्होंने 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। और हम देखते हैं ये सारी, आप सोच लीजिए कि एक व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। एक व्यक्ति जो है संवाद कौमुदी लिख रहे हैं, ये है ना, और ईसाई धर्म पर भी लिख रहे हैं, आत्मीय समाज की स्थापना भी कर रहे हैं, तोहफातुल मुवाहिदीन भी लिख रहे हैं, और मिरातुल अखबार जो कि क्या थी स्टूडेंट, अरबी अखबार था, इसका भी इन्होंने प्रकाशन किया। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने और क्या क्या कार्य किए। हम देखते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा के विरोध में जो है आंदोलन चलाया था, और उस आंदोलन को जो इन्होंने चलाया था वो सफल भी रहे। लेकिन इन्होंने एक जो सबसे जरूरी आपके लिए पॉइंट है वह है ब्रह्मा समाज की स्थापना। ये किसने की, राजा राम मोहन राय साहब ने की, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। एकेश्वरवाद की उपासना, ठीक ना, एकेश्वरवादी विचारधारा से प्रेरित था, मूर्ति पूजा का विरोध था, अवतारवाद का खंडन था, और जो भी गलत चीजें थी उन सब का खंडन था, जो भी अच्छी चीजें थी उनको ये प्रमोट कर रहे थे। 20 अगस्त 1828 को इसकी इन्होंने स्थापना की। शुरुआत में इसको ब्रह्मा समाज को जो है स्टूडेंट, यह एक तरह से बहुत एक्टिव था बंगाल के क्षेत्र में। और इसके अलावा जो है इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में डेविड हेयर के साथ राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में आपका क्या बना स्टूडेंट, बाद में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। तो ये भी किसने किया था, ये भी राजा राम मोहन राय साहब ने ही किया था स्टूडेंट। इनकी मृत्यु जो है राजा राम मोहन राय जी की, इनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी, कहां हुई, लंदन में हुई। यहां पर ब्रिस्टल एक शहर है, ब्रिस्टल एक शहर है, यहां हुई थी। कैसे हुई थी, इस समय जो मुगल शासक थे उनका नाम था अकबर तृतीय। इन्होंने कहा राजा राम मोहन राय को, इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी स्टूडेंट। राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर तृतीय ने दी थी। और इसने, अकबर तृतीय ने जो है इनको कहां भेजा, लंदन भेजा था, अपना दूत बनाकर। कहां, दूत बनाकर भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि यह चाहते थे कि यह जो है राजा राम मोहन राय, क्योंकि इनकी अंग्रेजों से अच्छी थी बात विचार में, अंग्रेज इन्हें पसंद करते थे, तो इन्होंने सोचा कि अगर ये वहां चले जाएंगे तो ये मेरी पेंशन बढ़वा देंगे, पेंशन के लिए ये सिफारिश कर देंगे। इसीलिए इन्हें कहाँ भेजा, ब्रिस्टल भेजा।
वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और इनका जो समाधि है ब्रिस्टल में ही है। कभी आपको मौका मिले लंदन जाने का तो जरूर उस समाधि पे जाइएगा जिसने इतने सारे कार्य किए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये था राजा राम मोहन राय साहब के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया। और एक मिनट, अकबर तृतीय नहीं है, सॉरी, अकबर द्वितीय है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसी ब्रह्मा समाज की। ये चीज तो क्लियर हो गई। ब्रह्मा समाज के बारे में हम बात करते हैं जिसकी स्थापना कब हुई? 1828 में हुई थी। राजा राम मोहन राय साहब के बाद जो है महर्षि द्वारिका नाथ टैगोर ने जो है इसकी राजगद्दी संभाली। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है इनके बेटे थे, उनका नाम था द्वारिका नाथ टैगोर, है ना। इनके बेटे का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने इसका देख रेख किया और इन्होंने जो है 1857 में जो है इन्होंने ब्रह्मा समाज का नेतृत्व जो है केशव चंद्र सेन को दे दिया। केशव चंद्र सेन जी को दे दिया। इन्हीं के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज जो है एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में स्थापित हुआ स्टूडेंट। और इसकी जो शाखाएं हैं पंजाब में, बिहार में और कई सारे स्टेट में जो है यह खुली। किनके नेतृत्व में? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। और इन्होंने बहुत सारे काम किए। ये एक तरह से क्या थे, इन्होंने जो बंगाल की जो बाउंड्री थी उसको पार किया और ब्रह्मा समाज के संदेश को आगे फैलाया, जिनको 1875 में किसने नियुक्त किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया स्टूडेंट, वो तो बाद में जानेंगे, मगर इन्हीं के प्रयासों से ये जब घूम रहे थे, ये मद्रास भी गए और यह मुंबई भी गए। मद्रास गए तो वहां पे वेद समाज की स्थापना हुई, मुंबई गए तो वहां पे प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इन्हीं के प्रयासों से, इनसे मतलब इंस्पायर होकर लोगों ने किया। तो एक तरह से बड़े ही पॉपुलर थे। और इन्होंने इंडियन मिरर नाम से एक पत्रिका निकाली जो इनके द्वारा निकाली गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि यह जो है जो ब्रह्मा समाज है उसका जो अखिल भारतीय रूप करते तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप होती जा रही थी। और यही कारण है कि ब्रह्मा समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है इन्हें बाद में जो है ब्रह्मा समाज से निकाल दिया। और इनको हटाने के बाद जो है उन्होंने इसकी बागडोर संभाल ली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मा समाज का क्या हो गया, विभाजन होता है, प्रथम विभाजन होता है। और यह कब हुआ? 1865 में हुआ। 1865 में फर्स्ट डिवीजन होता है। तब जब केशव चंद्र सेन को इसमें से हटा दिया जाता है। जो पुराना ब्रह्मा समाज था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे। इसका इन्होंने नाम रखा आदि ब्रह्मा समाज। यानी कि ब्रह्मा समाज की जो नींव थी, जो इसके पुराने प्रिंसिपल्स थे, उसी को इन लोगों ने फॉलो किया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो ब्रह्मा समाज टूटा स्टूडेंट, उसको हम लोग भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या पड़ा? भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज या केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था? इनके नेतृत्व में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन दिक्कत इन्होंने क्या कर दी कि यह जो है जो कम आयु की लड़कियां हैं, उनके मतलब जो बच्चियां हैं जिनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, उसके खिलाफ ये बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे। और इन्हीं के प्रयासों से जो है हम देखते हैं एक इंडियन
ब्रह्मा विवाह अधिनियम पारित होता है। ब्रह्मा विवाह अधिनियम का मतलब ये था कि कम उम्र की लड़कियों की शादी आप ना करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी दरमियान जो है जो केशव चंद्र सेन जिस चीज की वकालत करे थे, इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है कूच बिहार के राजा से कर दी। इनकी बेटी माइनर थी, यानी कि वह बालिक नहीं थी, और इसी बात को लेकर के 1878 में 1878 में हम देखते हैं क्या होता है, सेकेंड डिवीजन होता है, डिवीजन होता है। आप इस तरह से समझ लीजिए, एक बार साफ चार्ट बना देते हैं। ये ब्रह्मा समाज आपका समाज जो कि कब स्टैब्लिश हुआ, 1828 में। इसको दो पार्ट में ये कब बट गया, यह बढ़ता है स्टूडेंट 1865 में। एक हो गया आपका आदि ब्रह्मा समाज, और दूसरा हो गया भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज। इसको कौन देख रहे थे, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन इसे देख रहे थे। लेकिन ये जो आपका भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज है, इसमें भी टूट कब हो जाता है, 1878 में हो जाता है। क्यों हो जाता है उसकी कहानी मैंने आपको बता दी। और यह जो ब्रह्मा समाज बना, यह बना साधारण ब्रह्मा समाज। यहां से भी टूटा तो यह क्या बना, साधारण ब्रह्मा समाज, यानी इसमें दो टूट हुए हैं। और आनंद मोहन बोस जो थे इसका नेतृत्व कर रहे थे स्टूडेंट, है ना। तो ये थी ब्रह्मा समाज की कहानी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपको याद रखना है, ब्रह्मा समाज का पहला डिवीजन कब हुआ, 65 में। दूसरा कब हुआ, 1878 में। आदि ब्रह्मा समाज कौन देख रहे थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। और दूसरा जो है भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज कौन देख रहे थे, केशव चंद्र सेन। फिर यह टूटता है 1878 में, और क्या बनता है, साधारण ब्रह्मा समाज, जिसे किसने देखा था, आनंद मोहन बोस ने। यह थी ब्रह्मा समाज की स्टोरी, जिसे स्थापित किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। एकेश्वरवादी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए, पुरोहितवादी व्यवस्था का खंडन करने के लिए, अवतारवाद का खंडन करने के लिए, जिसमें हम देखते हैं दो टूट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पर, जब हम जाते हैं स्टूडेंट, और यह है आपका वेद समाज। अब आ जाइए, मैंने कहा था आपसे वेद समाज की स्थापना कहाँ होती है स्टूडेंट, मद्रास में। क्यों होती है, मैंने आपको बताया था जो केशव चंद्र सेन थे, चंद्रसेन, इनके प्रयासों से ही या इनसे प्रभावित होकर ही क्या होता है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। कब होती है, 1864 में। किसने की, इसके संस्थापक कौन है, ये आपको याद रखना होना चाहिए। इसके संस्थापक थे स्टूडेंट के श्रीधरलू नायडू, के श्रीधरलू नायडू, जो ये 1861-64 में जो है यह स्टैब्लिश हुआ। हम देखते हैं 71 में जो है वेद समाज को साउथ इंडिया का जो है दक्षिण ब्रह्मा समाज के रूप में जाना जाने लगा। 1871 में क्या हुआ, इसको साउथ इंडिया का दक्षिण साउथ ब्रह्मा समाज के नाम से इसे जाना जाने लगा। किसके से प्रभावित होकर हुआ, केशव चंद्र सेन। संस्थापक कौन थे, के श्रीधरलू नायडू। इसके अलावा हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि वेद समाज के बाद जो है एक प्रार्थना समाज की भी स्थापना होती है। प्रार्थना समाज, यह भी किसके से प्रभावित होकर हुआ, यह भी केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के किया। कब हुआ स्टूडेंट, 1867 में हुआ।
किसके द्वारा हुआ? यह हुआ स्टूडेंट, यहां पर भी केशव चंद्र सेन गए थे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जब यह गए तो यहाँ पर राणा डेजी, आत्माराम पांडुरंग इनसे बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद 1867 में हम देखते हैं बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो आप क्या कहेंगे? राणा डे, राणा डे और रंग के द्वारा जो है स्थापित हुआ। राणा डे जो है इनको दक्षिण जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है, इनको हम जानते हैं एक तरह से ये काफी क्या थे, एक्टिव थे, और इसीलिए जो है इन्हें कई नामों से जाना जाता है स्टूडेंट। इन्हें कहा जाता है कि यह क्या थे, जो है इनको माना जाता है कि यह जो जिस एरिया में थे इनको पश्चिम का क्या कहते थे, सुकरात भी कहा जाता था। इनको एक तरह से सुकरात भी कहा जाता था। इन्होंने काफी सारे प्रयास किए, विधवाओं के पुनर्विवाह के संदर्भ में हम देखें या फिर वुमेन एजुकेशन के संदर्भ में देखें, इन्होंने काफी सारे प्रयास किए स्टूडेंट। इनको पश्चिमी भारत का सुकरात भी कहा जाता है। क्या कहा, आपसे पूछ दिया जाए कि पश्चिमी भारत का सुकरात किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? राणा डेजी को कहा जाता था स्टूडेंट। और हम देखते हैं इन्हीं के प्रयासों से जो है इन्होंने 1871 में राणा डे ने, डे जी के प्रयासों से 1871 में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी स्टूडेंट। 1871 में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है सार्वजनिक सभा, या फिर आप क्या कह सकते हैं, समाज। समाज कहिए तो बेहतर होगा, क्योंकि कंफ्यूजन रखने का कोई फायदा नहीं है, आप एग्जाम में गलत करके आ सकते हैं, इसीलिए। इसके अलावा हम देखते हैं इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, और वह था एक आस्तिक की धर्म में आस्था, और उसके लिए 39 अनुच्छेद की ये किताब थी जो राणा डे जी ने लिखी थी। इसके अलावा देखते हैं कि इनके एक सहयोगी मित्र थे जिनका नाम भी बहुत बड़ा है पश्चिमी भारत के समाज को सुधार करने में। उनका नाम है स्टूडेंट कर्वे जी, धोंदी केशव कर्वे इनका नाम था। और इनके साथ इन्होंने सहयोग करके 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। 1867 में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? राणा डे और केवी कर्वे। धोंदी केशव कर्वे, कर्वे मैं लिख दे रही हूं, केशव कर्वे, कर्वे जी की सहायता से। ये क्वेश्चन पूछता है विधवा आश्रम की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताएंगे? 1867 में हुई थी, और कर्वे जी के सहयोग से जो है राणा डे जी ने इसकी स्थापना की थी। 1884 में हम देखते हैं राणा डे जी ने, 1884 में राणा डे जी ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की स्टूडेंट। बाद में यही आपका क्या बना? पूना ग्यूसन कॉलेज के रूप में जाना किया। और इससे कई लोग जुड़े हुए थे, अगरगर से लेकर के कई लोग जो है इससे जुड़े हुए थे स्टूडेंट। तिलक जी, गोखले जी और गरकर जी, ये सभी लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो ये क्या था? प्रार्थना समाज, जिसके बारे में आपने जाना। और प्रार्थना समाज किससे प्रभावित होकर हुआ? केशव चंद्र सेन जी की यात्रा से प्रभावित होकर राणा डे जी और आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने जो है इसकी स्थापना की। और इनको जो है हम लोग पश्चिम का सुकरात भी कहते हैं राणा डे जी को। राणा डे जी ने ही सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी। फिर 1867 में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की कर्वे जी के सहयोग से। और आपने देखा इन्होंने फिर स्थापना किसकी की? 1884 में इन्होंने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। किस लिए? शिक्षा के प्रसार के लिए, अज्ञानता को हटाने के लिए, इन सभी चीजों को लेकर के इन लोगों ने ये सारी चीजें की थी। अब हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में।
आर्य समाज, इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। इसका मुख्यालय था स्टूडेंट लाहौर था। इसकी स्थापना हुई कहां थी? मुंबई में। अब आप सुनते जाएंगे। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है हुई। और इसका जो मुख्यालय था वह कहाँ था? लाहौर था स्टूडेंट। और अब हम इनके बारे में बात करते हैं। आप जान लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, और बचपन में ही जो है इनकी बहन का देहांत हो गया। इनकी बहन का जब देहांत हो गया तो उससे क्षुब्ध होकर के यह जो है उसी समय क्या हो गए, इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया स्टूडेंट। बाद में इनकी मुलाकात जो है पूर्णानंद स्वामी से हुई। इनकी मुलाकात किससे हुई? पूर्णानंद स्वामी से हुई, जिन्होंने इन्हें नाम दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। यह नाम किसका दिया हुआ है? स्वामी पूर्णानंद स्वामी जी के द्वारा, जिनसे इन्होंने जो है दीक्षा हासिल की थी। इन्हीं से यह दीक्षा लिए थे। दीक्षा जो है यह किससे लिए थे? स्वामी पूर्णानंद जी के द्वारा ही जो है इन्होंने वो लिया था अपना। और इनको माना जाता है स्टूडेंट, इन्होंने जो है, आपको मालूम है हिंदू समाज में, हिंदू जो धर्म है उसके क्या है? 4 टेक्स्ट हैं, वेद जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद इन्हीं चारों टेक्स्टों का अंत होता है जिसे वेदांत कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपनिषद भी बोलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं बाद में जो है कई सारे जो है स्मरण करके जो है पुराण लिखे गए स्टूडेंट। इन्होंने पुराणों की प्रासंगिकता को नहीं माना। इन्होंने पुराणों के बारे में कहा कि जो हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई हैं उसका कारण क्या है? पुराण है। और हम लोगों को अगर हिंदू धर्म को सुधारना है तो हमें क्या करना होगा? हमें जो है वेदों की ओर लौटना होगा, क्योंकि अभी जो हम हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें देख रहे हैं वो क्या है? वह पुराण से आई हैं। तो इन्होंने क्या कहा? वेद की ओर लौटो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वेदों की ओर लौटने का जो है नारा दिया। लौटने का नारा दिया। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। और यह जो है मानते थे, ये बहुत प्रोग्रेसिव भी थे बहुत सारे अर्थों में। हम देखते हैं इन्होंने कहा कि जो आप जानते हैं क्या है, जो हायरार्की है, 4 जो वर्ण व्यवस्था है, इन्होंने कहा जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से नहीं है। वो क्या माने हम? उसे कर्म के आधार पर जो है इसे आधारित मानेंगे हम लोग, क्योंकि यह कर्म के आधार पे ही आधारित होता है। और इन्होंने बहुत सारी चीजों का क्या किया? विरोध भी किया। जैसे कि इन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, है ना, और स्त्रियों के साथ जो खराब व्यवहार होता था, इन सभी के बारे में जो है इनकी राय बड़ी स्पष्ट थी कि क्या होना चाहिए? बाल विवाह नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। ये सब यह मानते थे। और इन्होंने यहाँ तक कि विधवाओं के विवाह की भी बात कही कि विधवाओं को विवाह करने देना चाहिए। अंतरजातीय विवाह जो है, अंतरजातीय विवाह के लिए भी इन्होंने कहा कि ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन इनके द्वारा 2 चीजें की गई जो काफी विवादास्पद भी रहे, लेकिन आपको जानना चाहिए। वह था, एक इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया स्टूडेंट, शुद्धि आंदोलन चलाया। इसका मतलब ये था जो लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम और क्रिश्चियन में, इन्होंने कहा कि आप जो मुस्लिम और क्रिश्चियन हो गए हैं, अगर आप फिर से हिंदू बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? शुद्धि आंदोलन है। आप फिर से हिंदू धर्म में आ सकते हैं। किसने चलाया? या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। इसके अलावा जो है इन्होंने गौ रक्षक आंदोलन भी चलाया। गौ रक्षा आंदोलन भी किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया स्टूडेंट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो इनके द्वारा स्थापित समाज था
जैसे अभी आप लोगों ने जाना क्या है, आर्य समाज। आर्य समाज में शिक्षा को लेकर के आर्य समाजियों के बीच जो है इन्होंने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया। एक वर्ग था जो कह रहा था क्या हो, प्राच्य शिक्षा, यानी कि जो हमारी पुरानी पद्धति है उसी के अनुसार हम शिक्षा दें। दूसरा कह रहा था कि हमें क्या देना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन देना चाहिए। इन दोनों पर बात चली। इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट, इसमें आपके लाला लाजपत राय जी थे और इसके अलावा जो है हंसराज और लाला लाजपत राय जी थे। हंसराज और लाला लाजपत राय जी। और इन लोगों ने क्या बनाया, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है, जो आप देखते होंगे DAV, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, DAV, इसका नाम क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की इन लोगों ने क्या की, स्थापना की। लेकिन जो प्राच्य समर्थक थे उन लोगों ने जो है गुरुकुल की स्थापना की। स्टूडेंट, इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की और इसमें थे श्रद्धानंद, लेखाराम और मुंशीराम। गुरुकुल, गुरुकुल। श्रद्धानंद, मुंशीराम, इन लोगों ने क्या किया, एक तो गुरुकुल बनाया और एक DAV बना। यह था आर्य समाज के बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं इन्होंने बहुत सारी चीजें भी लिखी हैं स्टूडेंट, आपको वो भी याद रहनी चाहिए। इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। पाखंड खंडन जो है इन्होंने 1866 में लाया। पाखंड खंडन। इसके अलावा हम देखते हैं अद्वैत मत का खंडन, वेद भाष्य भूमिका, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है सत्यार्थ प्रकाश है स्टूडेंट। पाखंड खंडन में इन्होंने एक तरह से हिंदू धर्म के बचाव के स्थान पर इन्होंने क्या किया था, प्रहार की नीति अपनाई थी। और उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों को जो कन्वर्जन करा रहे थे उन पर इन्होंने तीखा प्रहार भी किया था। तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में थी। अब हम चलते हैं चलिए हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के पास ही आ जाते हैं। मेरे ख्याल से चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीजें जानना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए विकास यात्रा एक लंबी यात्रा होती है। हम लोग आज जहाँ पे हैं ये अचानक से नहीं पहुंचे हैं, इसमें कई लोगों का क्या है, सहयोग है। आप देखिए, हो सकता है आपको एक व्यक्ति के सारे मत पसंद नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है उनके मत ऐसे हैं जो उस समाज में बहुत प्रोग्रेसिव हैं। कई बार होता है आप और हम अच्छी चीजें सोचते तो हैं, लेकिन हम उस अच्छी चीजों को जो सोच रहे हैं उसको आगे तक नहीं ले जा सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति सब हैं जिन्होंने ना सिर्फ अच्छी चीजें सोची बल्कि समाज को भी दिशा दिखाया जिस समय बहुत जरूरत थी। तो यही कारण है कि भारत में जो है इस समय आप देखेंगे जो मॉडर्न एजुकेशन आता है या फिर बहुत सारी चीजें जो चल रही थी, उसका ये बड़ा सुंदर परिणाम हुआ था कि भारत के लोगों ने ही क्या किया था कि अपने समाज को बहुत सूक्ष्म तरीके से देखना शुरू कर दिया, अपने धर्म को बहुत सूक्ष्म तरीके से देखना शुरू कर दिया। तो यही एक अच्छी चीज बहुत हुई थी स्टूडेंट। अब हम इनकी बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद। आप सभी को बता दें, स्वामी विवेकानंद दरअसल ये बहुत बड़े शिष्य हुए और बड़े सुविख्यात शिष्य रहे हैं। यह किसके, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के, है ना। इनके यह बहुत बड़े क्या रहे, शिष्य रहे। इनकी मृत्यु जो है 1886 में इनकी मृत्यु हो गई।
और इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने गुरु का जो विचार है, गुरु की जो शिक्षा है, उनके विचार जो हैं वह क्या करूंगा, पूरे संसार में उसका प्रसार करूंगा। इनका लक्ष्य यही था स्टूडेंट। तो बेसिकली स्वामी विवेकानंद के जो भी विचार हैं वह कहां से आ रहे हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास से आ रहे हैं, जो कि दक्षिणेश्वर में, यह दक्षिणेश्वर काली मंदिर है बंगाल में, वहीं पर यह क्या थे, पुजारी थे स्टूडेंट। और इन स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो चाहे स्वामी विवेकानंद हो, इन लोगों ने जिस समय बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, आप देखेंगे निर्गुण भक्ति की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा, इन्होंने प्रमोट किया कि नहीं, मूर्ति, यह जो है मूर्ति पूजा में यकीन रखते थे। इन्होंने कहा कि हर इंसान की क्या है, इन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है हर इंसान की अपनी आस्था होती है, अगर किसी को मूर्ति देख करके भगवान की आस्था हो रही है, उसको अनुभूति हो रही है, तो इसमें मूर्ति पूजा कोई भी गलत नहीं है। जिनका मानना था कि इनका स्वामी विवेकानंद, स्वामी और रामकृष्ण परमहंस जी का। और इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो है चिंतन, संन्यास और भक्ति के मार्ग से जो है यह सोचते थे कि मुक्ति मिले। इन लोग की सबसे अच्छी बात थी कि स्वामी विवेकानंद जो जिन्होंने फॉलो किया, इन्होंने कहा कि जो मानव सेवा है वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ सेवा है, सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इनका मानना था कि हमें सबसे पहले मानव की सेवा करनी चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, अज्ञानता से मुक्त करना चाहिए। और इसके लिए जो है इन्होंने बहुत सारी चीजें की स्टूडेंट। आप ज्यादातर जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहाँ गए। स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका गए, वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, और उसी कॉन्फ्रेंस को यह अटेंड करने गए थे। और उन्हें भेजने में जो है यहाँ पर भारत के एक राजा थे, उनका बड़ा ही क्या था, सहयोग रहा था स्टूडेंट। यह जो धर्म सभा हुई थी 1893 में, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और इसी में कौन पार्टिसिपेट किया, हमारी तरफ से स्वामी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट। इस सम्मेलन में जब इन्होंने भाग लिया तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। जब इन्होंने शुरुआत के संबोधन में अमेरिका के भाइयों और बहनों कहा, तो वहां पर जितनी बैठी हुई जनता थी उसने तालियों के साथ इनका स्वागत किया। ये इतने प्रभावशाली वक्ता थे, और हम देखते हैं कि इनकी बातों को बड़ा ही ज्यादा सम्मान दिया गया है स्टूडेंट। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने अमेरिका में ही वेदांत सोसाइटी की जो है वेदांत सभा की स्थापना की। अमेरिका में ही इन्होंने वेदांत सभा की स्थापना की। कब की, 1896 में। फिर यह इंडिया लौटे। जब यह इंडिया लौटे 1897 में, तब इन्होंने भारत में एक मिशन की स्थापना की। और यह मिशन क्या था, यह मिशन था उनके गुरु का मिशन, जिसका नाम इन्होंने रखा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, 1897 में। इसका पंजीकरण हुआ स्टूडेंट 1909 में। इस संस्था का पंजीकरण किया गया। इनकी किताब है स्वामी विवेकानंद जी की मैं समाजवादी हूं, है ना। इनकी किताब का नाम क्या है, मैं समाजवादी हूं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसकी किताब का नाम है, मैं समाजवादी हूं, तो आप क्या बताएंगे, स्वामी विवेकानंद जो है उनकी किताब का नाम था स्टूडेंट। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें इनको आध्यात्मिक भारत का क्या माना जाता है, राष्ट्रपिता माना जाता है। कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो विचार चल रहे थे वो कहीं ना कहीं किससे थे, स्वामी विवेकानंद के विचारों से ही हमने लिए थे।
और इसके बाद जो है इनके जाने के बाद इनके कई शिष्यों ने काम किया। अभी भी आप देख सकते हैं रामकृष्ण सोसाइटी जो है, रामकृष्ण मिशन, दिल्ली में भी है रामकृष्ण मिशन, मुजफ्फरपुर में भी है, कई जगह पर जो है रामकृष्ण मिशन जो है कार्यरत है स्टूडेंट। तो कभी मौका मिले तो आप क्या करेंगे, आप जाके जरूर देखें, बहुत अच्छी जगह है। मैं तो गई हुई हूँ वहां पर कई बार, तो आप भी कोशिश करें कि आप क्या करें, आप वहां पर जाएं। स्वामी विवेकानंद के विचार देख लीजिए, कितने अच्छे अच्छे विचार थे उनके। उन्होंने कहा था कि उठो जागो और अपने लक्ष्य और चलो, तब तक चलो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो आप लोग भी क्या कीजिए, खूब पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक कि आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। स्वामी जी ने कहा था कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को क्या मानता हूँ, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दोषी मानता हूँ जो जिन्होंने उनके पैसों से शिक्षा तो ली लेकिन उनका कोई भी जन कल्याण नहीं किया। और इनके विचार बड़े अच्छे थे, आपको इनके विचार पढ़ने चाहिए। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में हम लोगों ने बात की स्टूडेंट। अब आप चलिए ज्योतिबा फुले के पास हम चलते हैं सीधे, है ना। यह कौन है, ज्योतिबा फुले। अभी एक फिल्म आई थी, क्या मालूम आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। मैं तो उस फिल्म को बहुत देखना चाह रही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं जहां रहती हूँ वहां वो फिल्म लगी ही नहीं थी। ऐसी फिल्में आए तो जरूर देखा कीजिए, इससे आपको बहुत सारी चीजें ऐसे भी मालूम चल जाएंगी। बहुत सारी फिल्म आप देखते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इस तरह की फिल्मों को कभी भी ऐसा मिस नहीं करना चाहिए। इनके बारे में मैं बता दूं, इनको कई बार क्या कहा जाता है, महात्मा की भी उपाधि दी जाती है स्टूडेंट, महात्मा की भी उपाधि दी जाती है इन्हों कई बार। ज्योतिबा फुले ने क्या किया, खासकर इन्होंने जो है स्टूडेंट, इनके द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की कब, 1873 में। क्योंकि जो निम्न वर्ग है उसकी जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्टूडेंट, महिलाओं में, दलितों में, इसके लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट, ज्योतिबा फुले ने जो है कई सारी जो है इन्होंने रचनाएं भी की। रचनाएं मतलब मैगजीन्स निकाले ताकि समाज को अवेयर किया जा सके। इसमें इन्होंने एक जो लिखी गुलामगिरी, गुलामगिरी इनकी बड़ी फेमस जो है मैगजीन थी स्टूडेंट। और सार्वजनिक सत्य धर्म, जनिक सत्य धर्म और सत्य शोधक समाज, ये सारे किसके द्वारा निकाला गया, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है ये सारे के सारे पुस्तकें निकाली गई ताकि समाज में अवेयरनेस फैलाया जा सके। आपको बता दें कि इनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले, इनकी पत्नी का नाम क्या था, सावित्री बाई फुले। आपको मालूम है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका, प्रथम, ये क्या थी, भारत की पहली फीमेल टीचर यही थी, सावित्री बाई फुले। जब इनकी शादी ज्योतिबा बाई से हुई थी, ज्योतिबा फुले से हुई थी, तब जो है यह एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो स्त्री समाज में जाकर कैसे पढ़ाओगी। क्योंकि पुरुषों के लिए उस समय, जिस समय की बात हम करें 1863-64 में, तो उस समय तो स्त्रियों को स्कूल भी नहीं आने दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि वह तो पुरुषों से तो पढ़वाएंगे नहीं, तो इसके लिए जरूरी है कि तुमको एजुकेटेड होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ को एजुकेटेड किया, अपनी वाइफ को इतना पढ़ाया,
उसके बाद वह पहली भारत की महिला शिक्षिका थी जिन्होंने स्कूल स्थापित किया। उसके बाद यह स्कूल में जाकर के बच्चियों को किसी तरह से इकट्ठा करती थी, निम्न जाति और दलित वर्ग के, और उनको जो है यह एजुकेशन दिया करती थी। इन्हें ऐसा इतनी आसान, जितना मैंने बता दिया इतनी आसान ये सफर नहीं था। कई बार जब वह शिक्षा देने का प्रयास करती थी, जाती थी स्कूल के रास्ते, तो कई बार लोग उन पे पत्थर, कीचड़, कई तरह की चीजें फेंकते थे ताकि वह उन्हें स्त्रियों को शिक्षा ना दे सके। लेकिन फिर भी वह मानी नहीं और वह हमेशा क्या 2 साड़ियां अपने साथ ले जाती थी, जा करके स्कूल में चेंज करती थी, फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। ये सावित्रीबाई फुले ने ही कहा था कि घर के काम आप बाद में कर लेना, महिलाओं आपको पहले क्या करना चाहिए, आपको पहले शिक्षा लेनी चाहिए ताकि आपका समाज बदल सके। तो ये उस तरह के लोग हैं स्टूडेंट। और इन्होंने एक किताब की रचना की थी और उसका नाम था कैफियत। ज्योतिबा फुले ने इसके अलावा जो है एक कैफियत नाम की रचना की थी। कैफियत यह बेसिकली जो है जो दलित वर्ग थे, जो स्पर्शीय वर्ग थे, उनके ऊपर था कि किस तरह से उनके साथ इल ट्रीट होता है। और इसके अलावा देखते हैं हु वेयर द शूद्रा, इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। हु वेयर द शूद्रास। यह सब किताब किसकी है, ज्योतिबा फूले जी की। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी। एक चीज और रह जाती है, वह जो है आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, 2 चीज और मैं करा देती हूं, वह है थियोसॉफिकल सोसाइटी। है ना, इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। इसकी जो स्थापना है स्टूडेंट 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। पहली बात तो यह कहाँ हुई थी, विदेश में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल ऑलकॉट, इनका नाम था ऑलकॉट। इन लोगों ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इसका मेन पर्पस यह था स्टूडेंट कि यह जो है इनका मेन पर्पस यह था कि विभिन्न धर्मों की जो विचारधारा है उसको समझा जा सके, उनका अध्ययन किया जा सके, और इसीलिए जो है इन लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। जब इन लोगों ने बहुत अध्ययन किया अलग अलग रिलीजन का, इन्होंने पाया कि जो हिंदू धर्म है वह सबसे क्या है, गूढ़ धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। इन्होंने हिंदू धर्म को सबसे उत्तम पाया और इसी के कारण जो है हम देखते हैं इनकी रुचि जो है हिंदुइज्म में काफी हो गई। इनको हिंदुइज्म के दर्शन, उसके स्पेशली उसका जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, इनको ये सब चीजें बहुत पसंद आई। और यही कारण है कि 1882 में ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है आपकी, में इसका मुख्यालय जो है मद्रास में खुला है स्टूडेंट। और मद्रास में या कहाँ खुला था आपका, आरडीआर में इसका क्या हुआ, मुख्यालय खुला। हम देखते हैं 1893 में इसी की एक सदस्य थी जिनका नाम क्या था, एनी बेसेंट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनी बेसेंट। यह कहां आती हैं, यह भारत आती हैं। कहां आई यह, भारत आई, जो कि किससे संबंधित थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी स्टूडेंट। बाद में जब यह भारत आती हैं तो इन्हें जो है बाद में 1907 में इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। 1907 में यह क्या बन गई, इसकी अध्यक्ष बन गई। कौन, एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्ष बन गई। और उसके बाद हम देखते हैं एनी बेसेंट के प्रयासों से ही, यहां लिख देती हूं,
एनी बेसेंट के प्रयास से ही हम देखते हैं 1898 में स्टूडेंट बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खुला। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है आपका खुलता है। बाद में जो है यह किसके, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से क्या होता है स्टूडेंट, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में यह बनता है। लेकिन इसकी स्थापना कब होती है, 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा ही जो है, इनके प्रयासों से ही यह खुलता है। यह थी एनी बेसेंट। आपको बता दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम क्या था कि विभिन्न जो अलग अलग धर्म है उनका क्या करना, अध्ययन करना और वहां से क्या करना है, चीजों को देखना है। तो इन्होंने पाया कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है। फिर इन्होंने अपना जो मेन मुख्यालय है वह मद्रास में स्टैब्लिश किया, अड्यार में। और 93 में एनी बेसेंट भारत आई, 1907 में अध्यक्ष बन गई और 1898 में इन्होंने जो है बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एनी बेसेंट का नाम सिर्फ इसीलिए नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन में भी आप देखेंगे होम रूल जो है जो एक आंदोलन चलता है उससे भी एनी बेसेंट जुड़ती हैं। और भारत के लिए जो आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसमें भी इनका बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन था। इनफैक्ट यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी की बैठक की भी अध्यक्षता कर चुकी थी स्टूडेंट, तो इसीलिए हम इन्हें जानते हैं। अब एक और नाम है, वह है एक और चीज आप जान लीजिए और वह है डेविड हेयर के बारे में स्टूडेंट। डेविड हेयर ने, हम लोग बात कर रहे हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, इससे किसका नाम जुड़ा हुआ है, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, इनके बारे में आप सुन लीजिए। और इनका जन्म कलकत्ता में ही हुआ था और इनका जन्म जो है लगभग 1809 में हुआ था। फिर 1826 में यह कलकत्ता फिर दोबारा आए थे एक घड़ी विक्रेता के रूप में। बाद में जो यह है हिंदू कॉलेज में जो है कलकत्ता के क्या बन गए, हिस्ट्री के टीचर बन गए स्टूडेंट। जब ये हिस्ट्री के टीचर बन गए, वहां पे प्रोफेसर बन गए, तो इन्होंने वहां के छात्रों को काफी प्रभावित किया। उन छात्रों को तार्किक रूप से सोचना सिखाया और कहा कि आप तर्क कीजिए, है ना। और उन्होंने जो बंगाल में जमींदारी चल रही थी उसका विरोध किया इन लोगों ने, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की इन्होंने, और इसके साथ ही रैयतों जो किसान है उसकी सुरक्षा की बात, सरकारी उच्च सेवा में भारतीयों के भर्ती होने की बात, ये सब कौन कर रहे थे, हेनरी विवियन डेरोजियो कर रहे थे स्टूडेंट। इसी को हम लोग यंग बंगाल जो है आंदोलन भी कहते हैं। बाद में जब हेनरी विवियन डेरोजियो की मृत्यु हो जाती है तो इनके कई सारे शिष्य थे जो इनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इनकी विचारधाराओं को हमेशा क्या किया, अपने साथ रखा और उसी को आंदोलन के रूप में चलाया भी स्टूडेंट। और इसीलिए हम देखते हैं कि हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं कि यह बंगाल के आधुनिक सभ्यता का इनको अग्रदूत यह कहते हैं, और कहते हैं हमारी जाति के क्या थे, यह पिता थे जिन्होंने बंगाल के युवाओं को बड़े तौर पर प्रभावित किया था स्टूडेंट। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीजों की स्थापना की थी जो मैं लिख दे रही हूं। सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। इसके अलावा डिबेटिंग सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी, डिबेटिंग क्लब की भी इन्होंने स्थापना की थी। बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी। इनकी जो पत्रिका थी हेस्पेरेस, कलकत्ता साहित्य गजट, कलकत्ता
साहित्य गजट। इसके अलावा जो है ईस्ट इंडिया और इंडिया गजट, ईस्ट इंडिया और इंडिया गजट, ये सारी चीजें कौन कर रहे थे? हेनरी विवियन डेरुजियो कर रहे थे, जिनको कहा जाता है कि यह बंगाल के युवाओं में जो है एक तार्किक सोच को विकसित करने में इनका बड़ा योगदान है। बहुत कम उम्र थी जब इनकी मृत्यु हो गई, लगभग मेरे ख्याल से 23-24 साल के थे, और इनको माना जाता है कि यह राष्ट्रवादी पोएट्री लिखने वाले पहले व्यक्ति थी, है ना। इनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है कि यह एक तरह से राष्ट्रवादी पोएट्री लिखते थे और इनका बहुत ही ज्यादा सम्मान है। तो इस तरह से हमने देखा कि 19वीं सेंचुरी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वह कैसे हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था, और उसमें जो है मुख्य संस्थाएं या क्या क्या आंदोलन हुए, वो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे लेक्चर्स जो है समझ में आ रहे होंगे। कोशिश कीजिए अपने कमेंट्स देने की, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। लाइक कीजिएगा तभी तो समझ में आएगा कि आप लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं। तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए वीडियो, ताकि आपको कुछ चीजें पता चल सके। नहीं देखिएगा तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये सारे जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं से आ सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिए और कोशिश कीजिए क्लास के सारे वीडियोस को फॉलो करने के लिए। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी क्लास में, अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।